यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वैसे तो आप ये 9th में इसका बेसिक पढ़ ही चुके हैं, लेकिन जो भी था वो वापस से भी आ रहा है, रिपीट हो रहा है और कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है। और ग्रेविटेशन का लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ बच्चों को मेरे को मैसेज करा था, तो मैंने उनके लिए उन क्वेश्चंस को या उन पूरे लेक्चर को ही रिप्लेस कर दिया है। तो एक बार फिर से उस लेक्चर को आप देख लें। ठीक है, लेक्चर ई को वापस से आप देख लें, और पूरा का पूरा वापस से बना दिया गया है। उसको फुल स्क्रीन मोड पर रख के देखिएगा तो आराम से लेटर्स भी दिख जाएंगे। उसका पीडीएफ भी भेज देंगे सोल्यूशन का पूरा, तो उसमें से भी आप देखते देखते वीडियो को देखते रहना। और प्रैक्टिस कॉपी में आप कर लें उसको, कोई चेक तो वो होगा नहीं, वो आप तो आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है। ठीक है, नोट्स कॉपी में तो आपको खाली जो नोट्स लिखाए हैं वो लिखना है, और जो आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं बीच में वो करना है। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरफ चल रहे हैं। देखिए, तो इसमें अपन बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज़ें अपन जानने वाले हैं। ठीक है, और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ट्राई करने वाले हैं, अलग अलग थोड़े बहुत नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, तो और रिजल्टेंट फोर्स भी निकालना सीखेंगे बेसिकली इस चैप्टर में, ये अपन को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर्स, तो जो भी चैप्टर में है सब चीज़ें देखी जाएगी, भले ही आपने 9th में पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है, कोई अपने को मतलब नहीं है, सारा पढ़ना है जो भी अपने बुक के अंदर है, हर टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, भले आता हो लेकिन है कोर्स में तो करना पड़ेगा। फोर्स जनरली इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज पुश और पुल। पुश या पुल को जनरली फोर्स कहते हैं। अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना डेफिनेशन ही लेनी पड़ेगी, और धीरे धीरे जाके अपन और आगे बढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले सीखेंगे तो इसी डेफिनेशन को चेंज भी करेंगे। चेंज का मतलब भी थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो व्हाट इज फोर्स? इज जनरली डिफाइंड एज पुश और पुल। या एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट that may change it is an external agent that may change state of body। एक एक्सटर्नल एजेंट है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है, वो फोर्स है, कर सकता है, करेगा ये नहीं बोला, इट मे चेंज। तो ये अपन ने एक बेसिक सी डेफिनेशन देख ली इसकी, फोर्स की। अब देखिएगा, इसके बाद है अपन ये सीखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ये चीज अब अपन देख रहे हैं। तो फोर्स के क्या इफेक्ट हो सकते हैं? इट कैन चेंज शेप ऑफ बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है? बॉडी की शेप बदल सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है? इट में चेंज, में लिख दें ज्यादा बेटर रहेगा। इट में चेंज डायरेक्शन ऑफ बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है? बॉडी की डायरेक्शन बदल सकता है। It may change speed of body। स्पीड बदल सकता है, मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, brings a body to rest। मोशन क्रिएट कर सकता है बॉडी में, फोर्स लगा के आप मोशन कर सकते हो, पता ही है आपको। क्रिएट मोशन इन बॉडी। ये सब काम कर सकता है, ये फोर्स के इतने सारे काम अपन करवा सकते हैं। फोर्स से ये सब चीजें हो सकती है, शेप चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है, बॉडी रेस्ट में आ सकती है, बॉडी को मोशन में ला सकते हैं, ये सब कर सकते हो आप। किससे?
फोर्स की मदद से। यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं इनको पॉज करके आप नोट करते जाएं। और जो बच्चे लेट ज्वाइन होते हैं उनके लिए ऑप्शन ये भी है कि पीडीएफ दे रखे हैं, वहाँ से आप नोट कर लें। चलिए, तो यहाँ तक लिख लिया होगा। आज बच्चों, आज की क्लास के बाद आपका लाइव की जगह लाइव क्लास नहीं होगी, उसकी जगह टेस्ट है। तो जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन लाइव क्लास नहीं होगी। तो यूनिट एंड मेजरमेंट का पहले ही मैंने बोल दिया था कि इसका टेस्ट लूँगा, तो सब प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे मेरे हिसाब से। एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गया, कल ही लेने वाला था, लेकिन आज मैं इसको ले रहा हूँ आपके टेस्ट को। तो आप ये क्लास ओवर होने के बाद आप जाके सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको टेस्ट दिखेंगे फिजिक्स के अंदर ना, फिजिक्स के पेज पे ही आपको करना है। नीचे दिखेंगे टेस्ट दिखेंगे, उसमें आज की डेट से आपको टेस्ट है, उसको क्लिक करें, वहाँ पे टेस्ट देना है आपको। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको कर लेना है। आज कोई लाइव क्लास नहीं है, लाइव क्लास के टाइमिंग पर वो टेस्ट हो रहा है, तो जब भी टेस्ट होगा लाइव नहीं होगी। तो आप ये अच्छे से आप पढ़ लेना, अपने नोट्स बना लेना। और प्रीवियस लेक्चर को रिप्लेस कर दिया है मैंने, उस रिप्लेस लेक्चर को देख लेना अच्छे से, सारे सॉल्यूशन भेज रखे हैं। कोशिश ये करना कि पॉज कर दें वीडियो को, खाली क्वेश्चन देखें और खुद अपने दिमाग से करके देखें। नहीं आए तो फिर वो जो सॉल्यूशन मैंने करा रखा है उसको देखें। तरीका ये होता है, खुद पहले कोशिश करी जाती है, फिर नहीं आए तब वो तरीका आप मैंने जो बता रखा है उसको भी देख लें। इसी तरह से आपका बेस स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो मैंने जो बता रखा है उसे एज ए हिंट ही माने, एज ए हिंट मान के, शुरुआत का थोड़ा देख के हिंट मान के खुद का दिमाग चलाना है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस पर अगर आपका दिमाग चल गया, कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया, तो आप हर क्वेश्चन कर लोगे। फिर भी देखो, मैंने तो आपके सामने ऑप्शन दे ही रखा है, कोई भी डाउट आए तो आपको भेजना तो आपको ही पड़ेगा भाई, ठीक है। और चैप्टर के साथ साथ में भेज दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखो, ये अपन सीखेंगे कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड क्या होता है। सोचो एक बार, क्या लिखा सकता हूं मैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के अंदर? तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? जब बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो तो उसे बैलेंस फोर्स कहते हैं, और जब नेट फोर्स 0 ना हो उसे क्या बने? अनबैलेंस फोर्स। जैसे सपोज करो कि एक ही बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन फोर्स तो इधर लगा है और 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा है। तो मैं नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी बोलूं तो दिस इज इक्वल्स टू फोर्स 1 प्लस फोर्स 2। फोर्स 1 इज 10 न्यूटन एंड फोर्स 2 इज -10 न्यूटन। अगर एक को प्लस में ले रहे तो एक को माइनस में लेंगे। तो इन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होता है। जैसे हवा चल रही है तो आपको फील हो रहा है ना किसी डायरेक्शन में आपके ऊपर धक्का लग रहा है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसके साथ डायरेक्शन नहीं होती उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि टाइम बताओ, 2 बजी, 3 बजी, 4 बजी, 9 बजी, 8 बजी, तो उसके साथ डायरेक्शन थोड़ी ना बता दो, दिस इज स्केलर। और वेक्टर क्या होती है? जिसमें डायरेक्शन भी बताई जाती है। तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस साइन लगाते हैं। तो नेट कितना हो गया, रिजल्टेंट कितना हो गया? 0 हो गया ना। तो ऐसे फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट 0 मिले उन्हें क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। तो ऐसे बोल सकते हैं मैंने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, देन इट इज सेड टू बी बैलेंस फोर्स।
when equal and opposite forces acts on body such that their resultant is 0, then this is called as balance force. तो उन फोर्सेस, उस बॉडी के फोर्सेस को क्या कहेंगे? When forces act on a body is said to be balance. ऐसे लिख दो. Then forces acts on body is said to be balanced. ठीक है, तो बैलेंस फोर्स जब होगा तो बॉडी जैसी है वैसी रहेगी. इस फोर्स के दौरान स्टेट नहीं बदलेगी. नो चेंज इन स्टेट अकर्स इन बॉडी. कोई स्टेट में चेंज नहीं होगा, जैसी है वैसे ही रहेगी अगर बैलेंस फोर्स लग रहे हैं तो. अनबैलेंस फोर्स सीख लो. एक बॉडी पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ 8 न्यूटन लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स अगर देखें तो हो जाएगा F1 प्लस F2. F1 10 न्यूटन है प्लस F2 है -8 न्यूटन. द रिजल्टेंट इज 2 न्यूटन. वो प्लस में आ रहा है और ये भी प्लस में सिलेक्ट करा था, तो मतलब नेट रिजल्ट इधर मिल रहा है 2 न्यूटन का. तो डेफिनेशन क्या बना सकते हैं इसकी? when resultant of various forces, मैं बोल रहा हूँ उसको भी फोकस कर लें, जरूरी नहीं है आपको प्रॉपर कभी दिखे, हो सकता है ब्लर हो जाए. वैसे वीडियो क्वालिटी को आप इंक्रीज कर सकते हो, ऑप्शन होता है आप जब वीडियो देखते हो तो सेटिंग्स में. when resultant of various forces is not equal to zero, then forces acts on body is said to be unbalanced. तो फोर्सेज को क्या कहेंगे? बॉडी पे जो लग रहे हैं फोर्सेज उन्हें क्या बोलेंगे? कि अनबैलेंस्ड फोर्सेज हैं. तो यहाँ पर आप बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन सीख गए हैं, बेसिक सीख गए हैं. यहाँ तक आप नोट कर लें. चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं अपन. यहाँ तक अपन ने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स सीख लिया है, कॉन्सेप्ट सीख लिया है. जब इक्वल फोर्स लगेंगे बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन से तो बैलेंस्ड है. मतलब नेट फोर्स जब 0 है देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स जब लगेगा तो बॉडी जिस स्टेट में उसमें रहेगी. और अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब जब रिजल्टेंट जो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं उनके 0 नहीं है तो उसको बोलते हैं अपन अनबैलेंस्ड. अनबैलेंस्ड होगा तो फिर वो जैसी स्टेट में वैसी में नहीं रहेगी. ठीक है, अगर रुकी हुई थी और अनबैलेंस्ड फोर्स लग गए तो मोशन में रहेगी. समझे? चलो अब अगला टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फोर्स. फोर्स के कंपोनेंट निकालना सीखेंगे अपन. जैसे सपोज करो एक बॉडी है,
इस पर यहाँ से रस्सी बांध दी अपन ने और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं एफ, और ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल बन रहा है। और अपने को बोला कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, अगर यहाँ पर एफ लग रहा है तो इसका यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं इसका कंपोनेंट। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट निकालने के लिए यहाँ से इस पर एक प्रोजेक्शन डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसका इफेक्ट यहाँ पर जान लेते हैं। ट्राइंगल बन रहा है, इसमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, तो अपन को इसका इफेक्ट बेस पर चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा इस फोर्स का, ये अपन को जानना है। तो यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, इसको एफ डैश नाम दे देता हूँ, तो वो कितना होगा ये अपन को फाइंड करना है। इसे बोलते हैं कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट, ऐसे वाई एक्सिस में कितना फोर्स लगेगा वो भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये मत समझो कि एक बॉडी पर तुम इधर फोर्स लगा रहे हो तो खाली इधर ही लग रहा है, उसके अलग अलग डायरेक्शन में और भी फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचो तुम यहाँ खींच रहे हो तो यहीं जा रही है, आप खींच तो यहाँ रहे हो लेकिन घसीट तो यहाँ पर रही है ना, तो इधर कोई फोर्स तो लग रहा होगा तभी तो ऐसा हो रहा है। तो वो कंपोनेंट अपन को निकालें। तो कैसे निकालें, तो एक ट्राइंगल बन रहा है, थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस। तो बेस किस निकालते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बेस किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस कॉस थीटा। अब हाइपोटेनस क्या है, एफ, तो फाइनल आंसर इज, बेस में क्या माना था, एफ डैश माना था फोर्स। व्हाट इज एफ डैश, इट इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसका कुछ। जैसे अपने को क्वेश्चन बोला कि एक बॉडी पर 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में कितने एंगल पर 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं अपन। एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, इस पर यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, 15 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं एट एन एंगल, एट सर्टेन एंगल, लेट द एंगल इज व्हाट, 45 डिग्री। अपने से पूछ रहे हैं कि बताओ इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लगेगा। फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में कितना लगेगा, तो कैसे निकालें, ये ट्राइंगल जो बन रहा है ना, इमेजिन कर लो पूरा ट्राइंगल है, इसका ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो बेस जब भी निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, हाइपोटेनस कॉस थीटा। करके देखें एक बार। यस, तो अपने को फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लगेगा, अगर 15 इधर लग रहा है तो इधर कितना लगेगा। तो कैसे निकालें, कैसे अभी बताया, यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा वो कैसे बताया, फोर्स इन एक्स एक्सिस का बताया, एफ कॉस थीटा ये बताया है। एफ है 15 न्यूटन एंड कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री तुम्हें बताया 1/√2 होता है। अच्छा, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इतनी सी मैक्स तुम लगा के देखो, थोड़ा सा ऊपर लग देता हूँ, 15 इंटू 1/√2। अगर मैं इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, √2 कितना जाएगा, दिस इज 15√2/2। सो फाइनल आंसर वी गेट व्हाट, 7.5√2। ये अपने पास फोर्स लगेगा। अब √2 की वैल्यू तुम रखना चाहो तो रख दो, 7.5 इंटू 1.414, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा। 75 इंटू 14 कर लो, चलो 4 5 20, 4 7 28, 9 30, 1 5 5, 1 7 7, तो ये आ गया 1050/100। तो कितना लगा, करीबन 10.50 न्यूटन। अगर 15 इधर लग रहा है तो इधर भी कुछ ना कुछ तो लग रहा है। कितना लग रहा है, 10.50। तो जब मैं एक्स कंपोनेंट निकालना आ गया, देखो कि इधर इधर 15 लग रहा है तो एक्स में कितना लगेगा वो अपन निकालना सीख गए। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं।
यहाँ तक अपन ने एक्स कंपोनेंट निकालना सीख लिया, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ऐसे ही वाई कंपोनेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, चलो वो भी देखते हैं अपन, एक बार यहाँ तक नोट कर लें। वीडियो को पॉज कर लें और फिर नोट कर लें। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं अपन, एक्स कंपोनेंट निकालना सीख गए, अब अपन वाई कंपोनेंट निकालना सीखते हैं। भाई एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा था वो तो सीख लिया। अब सेकंड चीज अपन सीख रहे हैं वाई कंपोनेंट। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर इधर फोर्स लगा रहे हैं एफ, तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को तुम सीख चुके हो, क्या बोलेंगे, एफ कॉस थीटा। अच्छा, अब इस वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, देखो। तो इसको पता करने के लिए यहाँ से इस पर प्रोजेक्शन डाल देना होता है, ऐसे 90 डिग्री डाल देना होता है, तो इसका इफेक्ट उस डायरेक्शन में कितना है ये पता चल जाता है। अगर ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही बनेगा। थीटा के सामने क्या था, परपेंडिकुलर। व्हाट इज दिस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना पड़ेगा, तो कैसे निकालें इस केस में, परपेंडिकुलर जब निकालना होता है, हाइपोटेनस गिवन होता है तो साइन थीटा लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर कितना मिलेगा, हाइपोटेनस साइन थीटा। अब इस परपेंडिकुलर को मैं बोल रहा हूँ फोर्स इन वाई एक्सिस, हाइपोटेनस इज एफ, तो रिजल्टेंट आंसर इज, व्हाट इज द आंसर, एफ साइन थीटा। तो पूरी फिजिक्स में 12 तक एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालना पड़ेगा अपन को। तो एक्स कंपोनेंट क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बोलोगे, बेस में क्या बोलोगे, बेस जब भी निकालना है तो हाइपोटेनस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर जब भी निकालना है तो हाइपोटेनस साइन थीटा। ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। अब बार बार मैं शॉर्ट में बता दूंगा, बहुत से क्वेश्चन में पूछेंगे बोलिए बेस निकालो, तो हाइपोटेनस कॉस थीटा, डायरेक्ट मैं ऐसे कॉस थीटा इक्वल का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ऐसे बेसिक अब नहीं बताऊंगा। एक बार देख लो अच्छे से, बिल्कुल बैठा लो दिमाग में, भले वीडियो को 10 बार देखना पड़े, देख लो। तो बेस जब भी निकालना होगा मैं बोलूंगा 12 तक बोलूंगा, बेस जब भी निकालना है तो बोलूंगा हाइपोटेनस कॉस थीटा कर दो, और परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनस साइन थीटा कर दो। बैठा लो दिमाग में, नोट कर लो। तो ये अपन ने सीख लिया कंपोनेंट ऑफ फोर्स। चलो यहां तक हो गया। अब अपन सीखेंगे रिजल्टेंट फोर्स। सपोज करो कि एक फोर्स यहां लग रहा है बॉडी पर, F1 नाम दे देता हूं, और एक फोर्स यहां लग रहा है, इसको मैं F2 नाम दे देता हूं। ऐसे हो सकता है एक फोर्स इधर लगे, एक फोर्स इधर लगे, कैसे, जैसे गुलेल होती है या धनुष ले लो, धनुष पे तीर लगाते हैं, ऐसे खींचते हैं। तो धागे को तुमने कभी ऑब्जर्व करा ध्यान से, कभी टीवी में देखा हो तो, धागा इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, और तीर को अगर रिलीज कर दिया तो कहाँ जाएगा तीर, उधर जाएगा, इधर जाएगा, बीच में जाएगा। ऐसे ही होगा ना रिजल्ट, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट कहाँ मिला, इधर मिला। ऐसे ही और सोचते हैं, और डेली के एग्जाम्पल सोचते हैं। रबर बैंड, एक रबर बैंड लिया हाथ में, पेपर फंसा है, यूं खींचा, तो एक उसका पार्ट, रबर का पार्ट इधर खींच रहा होगा, दूसरा पार्ट इस रबर को इधर खींच रहा होगा, लेकिन क्या रबर इसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ नहीं, एक रिजल्टेंट बीच में जाएगा। तो वही उसका एक्सप्रेशन निकालना है अपन को। तो एक फोर्स इधर लगे, एक फोर्स इधर लगे, ठीक है। सपोज करो मैं एक पैरेललोग्राम बना दूं, ऐसे एक पैरेललोग्राम बना दिया मैंने, ठीक है। अब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, इसके बीच में, डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट होगा।
अब अपन को इसका फॉर्मूला निकालना है कि कितना होगा अगर ये F1 दे रखा है, ये F2 दे रखा है, ये कितना होगा अगर एंगल भी दे रखा है ये थीटा। इस तरह से रिजल्टेंट निकालना अब सीखेंगे। तो इसको सपोज करो O नाम दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दो सपोज करो A, और इसको नाम दे दो सपोज करो B, इसको नाम दे दो C। अब ऐसे इसको निकालने का एक तरीका, एक थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट करना पड़ेगा। ऐसे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, प्रोजेक्शन डालना पड़ेगा नीचे 90 डिग्री। अच्छा अगर ये देखो ये F2 है तो ये भी F2 होगा, पैरेललोग्राम है ना, ये अपोजिट साइड इक्वली होती है, इसको भी F2 देना पड़ेगा नाम। अगर ये F2 है तो इसको भी F2 ही नाम देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये थीटा है, दिख रहा है ये थीटा, ये थीटा नहीं देके अपन पूरे को थीटा दे देते हैं, इसको और कुछ नाम दे देंगे बाद में, अल्फा दे देंगे, अभी इसको पूरे को थीटा दे देता हूँ। चलो इस पूरे F1 और F2 के बीच के पूरे एंगल को थीटा नाम दे दो। अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, मैक्स तो आती है ना इतनी तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है ऐसा। दो पैरेलल साइड को एक ट्रांसवर्स काटे तो ये एंगल बराबर होता है, इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, मैक्स में पढ़ा होगा 10 तक। अब एक चीज देखो, इस F2 का इफेक्ट, अभी तुम्हें इफेक्ट निकालना सिखाया कि नहीं सिखाया, कंपोनेंट निकालना सिखाया ना। ये वाले को क्या थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बोला था, मैं अब ये बार बार नहीं बोलूंगा साइन थीटा के उस थीटा के फॉर्मूले में, डायरेक्ट बोलूंगा परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस निकालना है तो हाइपोटेनस कॉस थीटा। तो ये परपेंडिकुलर है, क्या बोल सकता हूँ इसको, हाइपोटेनस साइन थीटा। और ये ट्राइंगल जो बन रहा है, इस ट्राइंगल के इस पॉइंट को भी नाम दे दो, एक्स दे दो। ये जो AX है इसको क्या बोलूंगा, हाइपोटेनस कॉस थीटा, ऐसे नाम दे दिया। तो ऐसे नहीं समझ में आया, बैक करो वीडियो को, वापस देखो कैसे नेमिंग करी मैंने, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल OBX, OBX ये दिख रहा है बड़ा सा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी ना भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ऐसे लिख दो, राइट एंगल ट्राइंगल OB का स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए BX के स्क्वायर प्लस OX के स्क्वायर के। सिंपल सी मैक्स कर रहा हूँ, OB का स्क्वायर, इसको मैं रिजल्टेंट F बोल रहा हूँ, रिजल्टेंट फोर्स। BX का स्क्वायर, BX का स्क्वायर, BX में क्या क्या आ रहा है, F1 आ रहा है और F2 आ रहा है और cos थीटा आ रहा है, प्लस OX का स्क्वायर, OX थोड़ी ना आएगा भाई, अच्छा BX और OX आ रहा है ना, BX को अलग लिख दिया, BX है F2 साइन थीटा, OX है F1 प्लस F2 cos थीटा का स्क्वायर, दिख रहा है ना, OX। यहाँ तक तो F1 बोला था, ये F2 cos थीटा है, कैसे निकाला पता है ना। अब थोड़ी सी वही मैक्स ही चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। दिस इज F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, ये मैक्स आती है ना, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, इन टर्म्स को पास में ले लो, F2 स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा ये, और क्या दिख रहा है, F1 स्क्वायर बच रहा है, और क्या बच रहा है, 2F1 F2 cos थीटा, यही बच रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो तुम्हें पता होना चाहिए 1 होता है, ये 1 हो गया, तो 1 को इससे इंटू करोगे तो ये आएगा, तो क्या फाइनल आ रहा है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो मिला ना रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला, स्क्वायर को उधर पहुंचा दो, अंडर रूट F1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, F2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 2F1 F2 cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट फोर्स। तो जब भी तुम्हें रिजल्टेंट निकालना है तो ये बिल्कुल नई चीज आ गई तुम्हारे सामने, ऐसे फॉर्मूला लगाना है। मान लो कि ये थीटा 0 डिग्री है, मतलब F2 भी इधर ही लग रहा है, जहाँ F1 लग रहा है
वहीं F2 भी लग रहा है, मतलब थीटा 0 डिग्री, इफ थीटा इज 0 डिग्री। अब देखते हैं कितना आंसर आएगा। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब तो भाई ये एक मैक्स का फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है इसका आंसर? a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटा दो तो आंसर इज F1 प्लस F2। देखो बिल्कुल यही तो अपन करते थे, एक फोर्स इधर, दूसरा इधर, 2 न्यूटन इधर, 3 न्यूटन इधर, तो 5 न्यूटन। तो उसका कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर आया। अब मान लो कि ये थीटा बढ़ा के, लेट थीटा बढ़ा के 180 कर दिया, 180। देखते हैं यहाँ पर लिख देता हूँ, केस सेकंड, थीटा 180। cos 180 कितना होता है? cos 180 होता है -1, याद कर लेना, cos 180 -1। ये मैंने लेक्चर में सिखा रखा है, 3rd चैप्टर के लेक्चर में ट्रिक्स भी सिखाई थी, अभी तो हर जगह काम आएगा। तो cos 180 -1, तो यहाँ पे -1, तो ये माइनस हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या निकल जाएगा इस बार? F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट हटा दो तो F1 माइनस F2। अब तो अपने आप करके देखना भाई, यहाँ पर -1 रखोगे या माइनस हो जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर से रूट कटेगा तो a माइनस बी आएगा ना इस बार। तो ऐसे समझ गए ना, 8 न्यूटन मीटर लग रहा है, 2 न्यूटन मीटर लग रहा है, तो रिजल्ट कैसे निकालना पड़ेगा? उनमें से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब ये प्लस माइनस करने तो ये केसेस हैं, असली में आंसर क्या है? ये है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट फोर्स। नोट कर लें यहाँ तक, बस आज की क्लास में यहाँ तक करेंगे। उसके बाद अब टेस्ट देना आपको, अभी आज ही टेस्ट देना, यूनिट एंड मेजरमेंट बोला था मैंने पिछले लेक्चर में, तैयारी कर ली होगी आपने। तो टेस्ट का विंडो खुल गई है और आपको उसको टेस्ट देना है। लाइव क्लास नहीं है आज, लाइव क्लास की जगह ये टेस्ट है। जब भी टेस्ट होगा किसी चैप्टर का उस समय लाइव ना चलेगी। तो आज यहाँ तक पढ़ लें, जो भी डाउट्स हो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज दें यहाँ तक के। और रिप्लेस लेक्चर भी देख लें, बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है पिछला लेक्चर को, उसमें फुल स्क्रीन करके आप देख लेना, बड़ा दिख जाएगा थोड़ा सा, PDF भी भेज देंगे ऐसा मैंने बोला। तो पिछला जो लेक्चर ई लेक्चर था उसके सारे क्वेश्चंस मैंने हाथ से कर दिए हैं और उसका पूरा सब चीज़ें समझा भी रखी है उस ई लेक्चर में। तो बिल्कुल नए ढंग से बना दिया है, उसको आप अच्छे से देख लें, कर लें। फिर भी कोई दिक्कत आए अभी भी तो आप मेरे को भेज दें, लेकिन उससे पहले आप चैप्टर तो अच्छे से पढ़ लें, डेरिवेशन अच्छे से कर लें, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला कर लें अच्छे से याद, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद कर लें, एनर्जी के फॉर्मूले याद कर लें अच्छे से, उसको नोट्स को सामने लेके बैठें और फिर वो देखते जाएं कहाँ फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा टॉपिक आ रहा है ये, और फटाफट फॉर्मूले लगाएं और सॉल्व करें। और जैसे मैंने बोला कि मैं पूरा सोल्यूशन तो बता ही रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये करें कि वो मेरे पूरे सोल्यूशन को ना सुने, खाली क्वेश्चन देखें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ, हो सकता है अभी आपको नहीं आए तो फिर देख लें आराम से, कोई ऐसा इशू तो नहीं है, नहीं देख सकते, देखो ना आराम से, इसलिए तो भेजा। कोशिश यही करो कि अपने आप पढ़ ले। चलो नोट कर लो, पॉज करके इसको नोट कर लेना। मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गुड बाय।